हेलो छात्रों। ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 14th टू 17th सेंचुरी, जिसका कोर्स कोड क्या है BEGC 104। आज के इस वीडियो में आपको इस पेपर का पूरा डिटेल मिलने वाला है। क्या क्या डिटेल देंगे हम, जैसे इस पेपर का सिलेबस क्या है वो बताएंगे, इसका क्वेश्चन पैटर्न बताएंगे, जो चेंजेस होता है वो भी बताएंगे। इसके साथ आज ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यही बताना है चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कमिंग एग्जाम्स में आ रहे हैं। शायद 30 दिसंबर को एग्जाम है, दिसंबर 2025 के लिए। अब इसके लिए हम जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं पूरा रिसर्च है, पूरी रिसर्च करके बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको सिलेबस बता दें कि क्या सिलेबस हम लोग का है इस पेपर में। तो इस पेपर में टोटल 4 ब्लॉक हैं, एज यूजुअल जैसा रहता है। फर्स्ट ब्लॉक आपका चौसर और स्पेंसर का है। इसमें इसके एक पोएम द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग और स्पेंसर के सोनेट्स पढ़ने 3। इसके बाद ब्लॉक 2 शेक्सपियर शेक्सपियर के 3 सोनेट्स पढ़ने हैं और जॉन डन के जो है 2 पोएम पढ़ने हैं। इसके बाद ब्लॉक 3 में क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस जो एक ड्रामा है उसको पढ़ना है। और चौथा ब्लॉक, लास्ट ब्लॉक में शेक्सपियर का मैकबेथ। बस इतने ही है, यही सिलेबस है। लेकिन यही सिलेबस बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि जब इसका टेक्स्ट बुक आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक में इतना इतना सारा एनालिसिस, इतना सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि माथा खराब हो जाता है, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो उसका सोल्यूशन है ये वीडियो। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न देखते हैं। क्वेश्चन पैटर्न कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आपका 3 सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए में जो होता है वो पोएम का लाइन दिया रहता है एक्सप्लेनेशन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, और वो आरटीसी के साथ लिखना होता है। कई सारे वीडियो में हम बता चुके हैं आरटीसी कैसे लिखा जाता है, एकदम सिंपल तरीका। आज भी उसको एक बार रिवाइज कर देंगे। देखिए ये पोएम आपको ब्लॉक 1 और 2 में है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, चौसर का, स्पेंसर का, शेक्सपियर का और जॉन डन का। इसमें से क्या क्या पोएम है, तो चौसर का पोएम है द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग। उसके बाद स्पेंसर का 3 सोनेट है। उसके बाद शेक्सपियर के 3 सोनेट हैं और जॉन डन के जो है 2 पोएम है, द सन राइजिंग एंड डेथ बी नॉट प्राउड। ये टोटल अगर देखें तो 9 पोएम हैं। इसमें से हम आपको, मेरा एडवाइस है, बाकी आपका अपना है, ये पोएम छोड़ दीजिए, इसको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। इससे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, लेकिन इस पोएम को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, कोई फ़ायदा नहीं। एक क्वेश्चन आता है लेकिन उसको छोड़ देंगे, ऑप्शन में चला जाएगा। बाकी 8 पोएम बच रहा है, सारा पोएम छोटा है। सोनेट है 3 ठो, यहाँ 3 ठो सोनेट है, 6 हो गया, और 2 ठो डन का पोएम है। ये भी बहुत आसान है, ठीक है। तो आराम से 8 पोएम पढ़ने से आपका ये 20 मार्क्स का, 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन लिखना होगा, आराम से हो सकता है। कभी-कभी ये क्वेश्चन को चेंज कर देता है, क्या करता है 10 मार्क्स का दे देता है और 2 क्वेश्चन करना होता है। बात एक ही है, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको थोड़ा बड़ा करके लिखना होता है। आरटीसी लिखने के लिए हम आपको बता दें इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर कम से कम 150 से 200 वर्ड में लिखिए तो अच्छा है। अगर 10 मार्क्स का है तो 200 वर्ड ज़रूरी है, 5 मार्क्स का है तो 100 150 वर्ड तो कम से कम ज़रूरी है। अब इसको 150 वर्ड कहाँ से लाएँगे? तो देखिए एक एक काम कीजिएगा, आपके यहाँ पर पोएम तो 8 हैं, लेकिन पोएट कितने हैं? पोएट आपके इसका लिखना ही नहीं है। स्पेंसर एक पोएट हो गया, दूसरा शेक्सपियर हो गया, तीसरा डन हो गया, 3 गो पोएट है। तीनों पोएट का तीनों पोएट का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रेडी कर लीजिए। उसके पोएम्स का, सोनेट का, एज जैसे स्पेंसर एज ए सोनेटियर, ये एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन याद कर लीजिए और इसके बाद जो लाइन आता है वो कर लीजिए। मैंने पोएम का इंटरप्रिटेशन सीख लीजिए, पोएम को एक्सप्लेन करना जान लीजिए। अब क्या करना है, आंसर में सबसे पहले पोएट के बारे में लिखिए, उस पोएम के सोनेट के बारे में लिखिए और फिर वो जो 4-5 लाइन आया उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, हो गया। आराम से आपका 100, 150, 200 वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या आता है, शॉर्ट नोट्स आता है। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो शॉर्ट नोट्स हो या डिस्क्रिप्टिव आंसर हो, सबका आंसर लगभग सेम है। जो आपका डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चन आता है, कभी उसका शॉर्ट नोट बना देता है, कभी जो शॉर्ट नोट में आता है उसको डिस्क्रिप्टिव बना देता है। तो ये सबका चक्कर में मत पड़ना भाई, सीधा टॉपिक पढ़ो और टॉपिक को डिस्क्राइब करना सीखो, और कुछ नहीं है। फिर भी जो पैटर्न है देख लेते हैं। सेक्शन बी में क्या है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 लिखना होगा, 4 ऑप्शन में रहेंगे, तो 4 में से कोई 2 लिखना है। बहुत आसान है। और इसमें क्या-क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो हम अभी बताते हैं आपको। और ये सारा क्वेश्चन जो ऑल 4 ब्लॉक से आएगा, चारों ब्लॉक से क्वेश्चन रहेगा। बताइए, आप सीधा-सा सोच सकते हो, 4 ठो ब्लॉक है, 4 ठो क्वेश्चन देता है तो एक-एक क्वेश्चन लगभग हर ब्लॉक से देगा, आपको 2 लिखना है। अब एक ब्लॉक में से 1 ठो क्वेश्चन आएगा, उसको गेस करना कितना टफ है, आप समझ सकते हो कितना रिसर्च करना पड़ता है। और सेक्शन सी में क्या बोल रहा है, डिस्क्रिप्टिव आंसर, ये लॉन्ग आंसर होगा। हाँ, लेंथ नहीं बताया। तो लेंथ के लिए देखिए क्या, इसको आप 200 वर्ड में लिखिए, काफ़ी है।
ठीक है? 200 वर्ड्स में लिखिए काफ़ी है। इसके लिए आप कम से कम 400 वर्ड यूज़ कीजिए। इससे छोटा लिखिएगा तो ठीक नहीं होगा। ठीक है? 400 वर्ड यूज़ कीजिए, ठीक है? बस, अब देखिए डिस्क्रिप्टिव आंसर जो रहेगा ये भी चारों ब्लॉक से आएगा और इसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, 5 ऑप्शन दिया रहेगा, 20 तिया 60, यहाँ से 60 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो सेक्शन ए से 20, सेक्शन बी से 20 और सेक्शन सी से 60 कंप्लीट। अब चलते हैं देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या-क्या है। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्या-क्या है, इसी का इंतज़ार कर रहे थे ना, तो आओ देख लेते हैं। और एक बात इस क्वेश्चन को बताने से पहले बोलना चाहेंगे कि जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया इस बार बहुत ढंग से इसको सजाया है और इस तरह से अगर आप इसको रेडी करते हैं कैसे रेडी होगा आंसर वो भी हम बताएंगे। कहीं कोई पीडीएफ टीडीएफ पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल से ही आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास बुक हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं कैसे इसको पेपर को रेडी करना है। तो सबसे पहले चौसर चौसर का बताया है, ये जो ब्लॉक वन में चौसर और स्पेंसर है तो फिलहाल चौसर का बता रहे हैं। चौसर के बारे में कुछ नहीं करना है, एक उसका लाइफ स्किल, कब पैदा हुआ, कैसे, कहाँ स्कूलिंग किया, कहाँ मर गया, ठीक है? वो सारा आपको कर लेना है। उसका रिच फैमिली बैकड्रॉप था, वो थोड़ा-सा पढ़ लेना है कि उसके पापा जो है कोर्ट में आया-जाया करते थे और उनका कुछ लिटरेरी वर्क जो ईज़ी होगा, उसका नाम याद कर सकते हो, वो कर लीजिए। देखिए हमने कितना ये 3 चीज़ को मात्र 50 वर्ड का एक नोट तैयार कर लेना है। 50 टू 60 वर्ड हो जाए बहुत ज़्यादा है। और इसको तैयार करके एकदम रट लेना है, एकदम याद कर लेना है बढ़िया से, क्योंकि दिस नोट टू बी पेस्टेड इन एवरी आंसर। इस नोट को आपको हर आंसर में पेस्ट करना है। चौसर का कुछ भी आ जाए इसको लिखना ही है भाई। ठीक है ना? ये लिखना ही है, ये समझ लो। इसको रेडी कर लिया। अब हम आपको बताते हैं क्या-क्या टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, क्या-क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? तो देखिए पहला क्वेश्चन जो होगा वो क्या है? चौसर's ह्यूमैनिज़्म एंड सेक्युलर आउटलुक, ये ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है ना? इसमें कुछ नहीं है, चौसर जो है रिलीजियस नहीं था, धर्म को उतना नहीं मानता था और एक सेकुलर आउटलुक रखता था, सेकुलर विचार रखता था, धर्मनिरपेक्ष विचार और ह्यूमनिस्ट था वो एक इंसानियत उसमें थी, मानवतावादी था। ये थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा सब याद हो जाएगा जी, अच्छा चीज़ है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, और हाँ, ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स और 20 मार्क्स दोनों में ही आ सकता है। नोट में भी आ जाएगा और क्वेश्चन में भी आ जाएगा। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन बताएँगे, ज़्यादा नहीं, बहुत लिख दिए हैं इसका मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बहुत कम, 5 क्वेश्चन सिर्फ पढ़ के जाना है, इसी में से आएगा पक्का। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? ड्रामेटिक नेचर ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग। ये जो प्रोलॉग है, ये जो पोएम है, इस पोएम का आपको क्या ड्रामेटिक नेचर बताना है। ये पोएम ज़रूर है लेकिन इसमें एक एक इम्प्लाइड ड्रामा चल रहा होता है, हमेशा एक सस्पेंस रहता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो एक ड्रामेटिक नेचर है इसका और इस ड्रामेटिक नेचर को दिखाने के लिए जैसा कि इग्नू का बुक सजेस्ट करता है, आपको 3 पॉइंट कवर करना पड़ेगा और वो 3 पॉइंट क्या है? द वाइफ इन द रोल ऑफ टेलर ऑफ द टेल। जो टेल है, जो स्टोरी है, उसका टेलर भी वाइफ है। ये भी एक क्या होता है, जो राइटर होता है वो उसमें नैरेशन अपना भी देता है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, जो कोरस के ज़रिए बताया जाता है। आप ऐसे यहाँ पर ये खुद ही उस तरह से अपना बता रहे, अपना स्टोरी खुद बता रही है, सेल्फ स्टोरी बता रही है। दूसरी बात क्या है? द वाइफ कैरेक्टराइज़्ड, यहाँ पर वाइफ को कैरेक्टराइज़्ड किया गया है, मतलब उसको एज़ ए इंडिविजुअल बताया गया और एज़ ए क्या बोल सकते हैं, एज़ ए टाइप वीमेन बताया गया है, मतलब कि वो पूरे इंग्लैंड के वीमेन को रिप्रेज़ेंट करती है, ये बताया गया। तो इसको थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है और ये सारा चीज़ जो है क्या है, एक दिखाता है कि ये जो है प्रोलॉग एक ड्रामेटिक नेचर का है। और आखिरी क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है? वाइफ एज एन इंटरप्रेटर। ये वो एक इंटरप्रेटर भी जहाँ भी क्वेश्चन आता है उसका व्याख्या करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर पढ़ने का, कि ये जो ड्रामेटिक नेचर में इसको क्यों रखा गया है, इस पर थोड़ा-सा रिसर्च कीजिएगा। और देखिए, अगर आपके पास आंसर कैसे रेडी करना है, चैट जीपीटी में जाइए और ये वाला टॉपिक दीजिए, अंडर दिस सब पॉइंट, सबटाइटल आप बोलिए इस पॉइंट के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दो, ये पॉइंट को इंक्लूड करते हुए, वो आराम से आपको आंसर दे देगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलो, अगर बुक है तो बुक में और ऑलरेडी दिया हुआ, अगर बुक का आंसर में आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा लैंग्वेज टफ है, तो आप कहीं और से कर सकते हैं। और देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग एज ए सोशल क्रिटिसिज्म। ये भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये हम कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से इस दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये कर लेना। चौथा क्वेश्चन क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द वाइफ। चौथा क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ द वाइफ ऑफ द बाथ। ये जो प्रोलॉग है, इस पोएम जो है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? अब देखिए, स्ट्रक्चर में टोटल आपके 4-5 डिविजन्स हैं।
4-5 माने पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स को पढ़ना है। अच्छा एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए हैं, हम मार्क किए थे लेकिन भूल गए। ये जो ड्रामेटिक नेचर आपको करना है, ये 20 मार्क्स का, अगर ड्रामेटिक नेचर आता तो 20 मार्क्स का आएगा। अब इसके अंदर का जो 3 पॉइंट बताए लिखने के लिए, वो जो पॉइंट कभी-कभी क्वेश्चन में आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, द वाइफ इन द रोल ऑफ टेलर ऑफ द टेल, ये आ जाएगा कितना 10 नंबर में। फिर आपका वाइफ कैरेक्टराइज़, ये आ जाएगा 10 नंबर में क्वेश्चन, और ये भी पॉइंट आ जाएगा आपको 10 नंबर में। तो मतलब यहाँ से आप समझो कि एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो और साथ में 3 क्वेश्चन फ्री में रेडी हो जा रहा है। तो इस तरह से आपको नोट्स तैयार करना है। और तीसरा देखिए क्या बता रहे थे हम, सोशल क्रिटिसिज्म। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसमें कोई सबटाइटल नहीं है, आप इसको कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। अगला है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखिए क्या 4 भाग है, ठीक है? स्ट्रक्चर जब बता रहे हैं कि ये प्रोलॉग का स्ट्रक्चर मतलब संरचना कैसा, कैसा बनावट है इस पोएम का, वो बताना है। तो उसके लिए आपको बताना कि इस पोएम में साफ-साफ डिवीजन मिलता है। साफ-साफ जो है ये पोएम जो है 3 भागों में बँटा हुआ है, वो आपको बताना है। उसके बाद इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इस प्रोलॉग का, वो स्ट्रक्चर फ़ोकस करना है जो देखिए बीच में आ रहा है। उसके आगे उस स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रहा, फिर स्ट्रक्चर पे जा रहा, फिर उसमें आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है उसका पहले का जो 3 हस्बैंड रहता है उसके बारे में चर्चा है, वो हो गया। और चौथा हस्बैंड जो एलिज़न है उसके बारे में अलग से है। ये सी नंबर पॉइंट में कर दीजिएगा। एलिज़न उस वाइफ ऑफ बाथ का नाम है और जेंकिंस जो है उसका 4th हस्बैंड है, ठीक है? और लास्ट में उसमें क्या, विमेन रियलिज्म एंड द वर्ल्ड, इस बात को डिस्कस कीजिएगा, ये भी स्ट्रक्चर के अंदर आता है। और एक पते की बात बताएं, ये 4 पॉइंट अलग से भी आता है शॉर्ट नोट्स में 10-10 नंबर का। तो अगर ये क्वेश्चन रेडी करते हैं तो नोट्स भी हमारा ऑटोमेटिक रेडी हो जाता है। जैसे बता रहा हूँ भैया वैसे करना, फिर हमको मत बोलना कि क्वेश्चन मैच नहीं किया। अगला देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ 5 क्वेश्चन बता रहे हैं। पोर्ट्रेयल ऑफ द वाइफ, यहाँ पर आपको वाइफ को किस ढंग से प्रेजेंट किया गया। अच्छा तुम ही सोच लो, यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर में जब पढ़ रहे हैं, वाइफ कैरेक्टराइज्ड में जब पढ़ रहे हैं, वाइफ एज ए टेलर ऑफ द टेल पढ़ रहे हो, इसमें भी तो आप वाइफ के बारे में ही बता रहे हो, वाइफ ऑफ बात के बारे में बता रहे हो। यहाँ पर यही बताया गया क्वेश्चन, ये आपका बुक में नहीं है। सबसे पहली बात बता दें, ये आपका टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये बाहर से क्वेश्चन है, लेकिन ये आता है, बार-बार आता है, ठीक है? तो वाइफ ऑफ बात को कैसे पोर्ट्रेट किया गया, कैसे दिखाया गया, उसका कैसे तस्वीर बनाया गया, ये बताना है। दूसरा इसी में क्वेश्चन आता है क्या चीज़, इसका और, ये क्वेश्चन आए भैया, चाहे ये क्वेश्चन है, द वाइफ ऑफ बात एज़ अ वीमेन ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। अब यहाँ क्या उसका पूरा कैरेक्टर बता रहा है कि वाइफ ऑफ बात कैसा ग्रेट स्ट्रेंथ की है, ग्रेट स्ट्रेंथ है तो, क्योंकि वो जब अपना बात सुनाती है, बोलती है, कोई उसके बात में इंटरेस्ट नहीं लेता है, जबकि उसको रोकने लगता है, तो बहुत स्ट्रेंथ के साथ हाथ दिखा के बोलती है, रुको पहले मेरा कहानी सुन लो, फिर बताना, क्योंकि मैरिज पे हमसे बेहतर कोई नहीं बोल सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पढ़ना होगा। वाइटैलिटी भी उसके अंदर है। वाइटैलिटी का मतलब क्या, जीने का क्षमता, एकदम लड़ जाती है वो। एग्रेशन तो भरपूर है भैया। उसके बाद आपको बताना, इस कैरेक्टर के ज़रिए ही आप उसी का कैरेक्टर के ज़रिए सारा कुछ, क्या मैरिज इसमें कैसे, सेक्सुअलिटी को कैसे दिखाया गया और पावर को कैसे दिखाया गया। क्योंकि भैया औरतों का कोई स्पेशल प्रोफ़ेशन उस समय होता नहीं था, तो औरतों के लिए मैरिज ही एक प्रोफ़ेशन मान लिया गया है। तो उस चीज़ ढंग से दिखाया गया। ख़ैर अब पढ़ना इसको, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये 5 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, ये पक्का। चौसर के बाद देखते हैं स्पेंसर। स्पेंसर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम, मात्र 4 क्वेश्चन बता रहे हैं। 4 क्वेश्चन में आपका 10 नंबर, 20 नंबर दोनों हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए स्पेंसर के नोट्स कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले जो है एक क्वेश्चन तैयार कर लेना, एक नोट तैयार करना, लाइफ स्केच स्पेंसर का, एज़ ए पोएट, एज़ ए मैन, एज़ ए सोनेटियर। ये 3, मतलब ये लाइफ स्केच होगा और ये 3 उसका सब पॉइंट्स होगा, ठीक है ना? उसका पॉइंट्स होगा, उस इन तीनों पॉइंट के अंदर ये स्केच तैयार कर लेना, ये काम आएगा। ये अलग से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है? इसके बाद देखिए 4 क्वेश्चन क्या-क्या है, और ये इसलिए रेडी कर लेना कि उसको हर जगह चिपकाना है। जहाँ भी जगह मिलता है स्पेंसर के बारे में पूछा जाता है, वहाँ आपको इसको चिपकाना है, इसलिए इसको रेडी कर लीजिएगा। इसको मतलब याद करने का मतलब क्या है? इसको कुछ स्पेंसर का कुछ भी क्वेश्चन है उसमें लिखना है। हाँ? बस इतना। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ट्यूडर पोएट्री। ट्यूडर पोएट्री ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इसको किस तरह से, क्यों ट्यूडर पोएट्री के बारे में लिखा है, जो कि स्पेंसर के बहुत पहले था, इसको उसने थोड़ा फॉलो किया, वहाँ से कुछ बैकग्राउंड लिया था। देखिए यहाँ लिखा है, एज इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर का एक इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड था ट्यूडर पोएट्री, इसलिए वहाँ से वो इंस्पिरेशन लिया था, तो उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन होगा स्पेंसर का पोएटिक आर्ट। इसका पोएटिक आर्ट कैसा है, इसका सोनेट फॉर्म के बारे में और इसके स्ट्रेंजा के बारे में पढ़ना। सारा सोनेट से, उसकी पोएट्री से लेना देना है। ये पूरा एक साथ नोट्स तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है इसमें खाली स्पेंसर्स पोएटिक आर्ट दे दे, ये ना दे,
ये दे दे, ये ना दे, कुछ भी भैया तीनों एक साथ पढ़िए, लिख के भी तीनों आना है। ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट गायब कर दिया तो हम नहीं लिखे, लिख के तीनों आना है, ठीक है ना? यहाँ पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखना है। तीसरा देखिए, एमोरिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्टली लव ट्रेडिशन। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एमोरिटी में जो है कॉर्टली लव को जो है दरबारी प्रेम को दिखाया गया है, उसका ट्रेडिशन है। या फिर इस क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे दे सकता है, द आइडिया ऑफ लव एज प्रोजेक्टेड इन एमोरिटी। क्वेश्चन कुछ भी दे, आंसर सेम होगा, तो ये एक आंसर तैयार कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन क्या होगा इसमें, बोल सकते हैं कि 3-3 सोनेट पढ़ने के लिए बोले, तीनों का जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन तैयार कर लीजिए। एग्ज़ाम में कुछ भी हेर-फेर कर सकता है। आप 1-2 करिएगा, एक तीसरा छोड़ दीजिएगा, वही आ जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए, तीनों का तीनों कर लीजिए, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि 2 को एक साथ दे देता है मिला। कोई 2 सोनेट को क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखे, तो आप तीनों पढ़ के जाना, ठीक है ना? अब देखते हैं ब्लॉक 2 जो शेक्सपियर और डन का है। इसमें हम शेक्सपियर का क्वेश्चन बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, शेक्सपियर ने भी आपको वैसे क्या करना है, शेक्सपियर्स का लाइफ इन स्टेटफोर्ड जो गाँव था उसका, वहाँ रहता था, उसके बाद लंदन आया, वहाँ पर उसका जीवन कैसा था, दोनों जगह का लाइफ को आपको लिखना है 100 वर्ड में। इसलिए इसको लिख के रखना, क्योंकि इसको हर जगह चिपका सकते हैं आप। हर क्वेश्चन में चिपका सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये क्वेश्चन अलग से भी 10 मार्क्स में आ सकता है, इसलिए इसको ज़रूर रेडी कर लेना है। अब देखिए 4 क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं यहाँ से शेक्सपियर से। पहला क्वेश्चन क्या होगा? शेक्सपियर एज़ द वॉइस ऑफ रेनेसां ह्यूमनिज़्म इन 16th सेंचुरी इंग्लैंड। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि देख रहा हूँ कि इस साल जो क्वेश्चन है थोड़ा-सा तो इधर-उधर कर रहा है। तो इधर-उधर से जब क्वेश्चन करेगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इसको ज़रूर कर लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है शेक्सपियर एज़ अ पोएट एंड शेक्सपियरियन सोनेट। ये पढ़ लीजिएगा, इसका पोएट और सोनेट एक साथ है, इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। और ये तीसरा है द थीम्स और कॉन्सेप्ट। देखिए, थीम्स दे, कॉन्सेप्ट दे, कंसर्न्स दे, एक ही मतलब है, ठीक है? एक ही मतलब है, थोड़ा बहुत इधर-उधर है। लव एंड टाइम, लव और टाइम का थीम कैसे है इसके सोनेट्स में, वो ज़रूर बढ़िया से लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर, कभी-कभी लव देता, कभी-कभी टाइम देता, कभी-कभी दोनों मिला के देता है। आपको कैसे करना, क्या करना है, दोनों का पढ़ के जाना है। जो देगा उसका लिखना है, जो नहीं देगा छोड़ देना है। क्या है? चौथा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन या एनालिसिस। एप्रिसिएशन दे चाहे एनालिसिस दे, किसका देगा? 3 ठो सोनेट है इसका, 18, 55 और 65। इन तीनों सोनेट का पढ़ लीजिएगा। वैसे 18 बहुत ज़्यादा आता है, और 55 ये बहुत ज़्यादा आता है। 65 मत छोड़िएगा, पढ़ लीजिएगा उसको भी, ठीक है? या देखिए क्या 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 क्वेश्चन है, एनी टू सोनेट ऑफ शेक्सपियर, ऐसे भी आ सकता है। तो आपको तीनों ही पढ़ के जाना है, 3 इसका पढ़ के जाना है। बस आगे देख लेते हैं ब्लॉक 2 में डॉन के पोएट्री से क्या-क्या आता है। तो डॉन का पोएट्री से देखिए, पहला क्वेश्चन आपको कर लेना है कि 17th सेंचुरी एज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू डन्स पोएट्री। डन के पोएट्री के लिए 17th सेंचुरी क्या था? एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। ये करना, या मेटाफिजिकल पोएट्री, देखिए कितना डिफरेंट लग रहा है क्वेश्चन। डॉन्स पोएट्री दे दे या मेटाफिजिकल पोएट्री दे दे, बात एक ही है, दोनों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेम होगा। तो कुछ भी आए, सेम क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है। देखिए दूसरा क्या, मेटाफिजिकल पोएट्री एंड पोएट्स। पोएट्री हो, पोएट्स में थोड़ा सा 3-4 गो पोएट के बारे में बता देना। पोएट्री क्या होता है, मेटाफिजिकल वो बता देना है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी में क्या है, इम्प्लीकेशन ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डन्स पोएट्री इन योर सिलेबस। दोनों लगभग सेम है, ठीक है? दोनों को मिला करके नोट्स है। अगर आप डन के पोएट्री में मेटाफिजिकल लिख रहे हो, तो उसमें मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है, कौन-कौन मेटाफिजिकल पोएट्स है, वो लिखना ही होगा। और उसके बाद एज़ एग्ज़ाम्पल ये वाला लिखना होगा। तो दोनों में कोई भी क्वेश्चन आए, आपका आंसर सेम होना चाहिए, दोनों को मिला के आंसर तैयार कर लीजिए। या एक और क्वेश्चन, डन एज़ अ मेटाफिजिकल पोएट, अगर ये भी दे, जो कि आपके सिलेबस में उसका जो पोएम उसको कॉन्टेक्स्ट में लिखिए, तो भी एक ही होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा, इसलिए 2 नंबर क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कैवेलियर पोएट्स, ये पढ़ लीजिएगा, ये नोट्स में आता है 10 मार्क्स का। और चौथा क्वेश्चन होगा डन्स लिटरेरी सेंसिबिलिटी एंड स्पिरिचुअल एंगेजमेंट। टी.एस. एलियट इसी के लिए इसकी प्रशंसा किया था, मेटाफिजिकल पोएट्री को इतना वो प्रमोट किया। ये लिटरेरी सेंसिबिलिटी के लिए, और स्पिरिचुअल एंगेजमेंट तो एक अलग चीज़ हो गया। और लास्ट क्वेश्चन बोलेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन दोनों पोएम का पढ़ के जाओ, रिस्क मत लो भाई मेरा। डेथ, बी नॉट प्राउड और द सनराइजिंग, दोनों का ही नोट्स आप कर लो। क्रिटिकल एप्रिसिएशन तो पढ़ना भैया, कौन सा बड़ा चीज़ है, बस एक बार दोनों को पढ़ लेना है, दोनों का समरी लिख देना, हो गया खत्म। अब देखते हैं नेक्स्ट।
तो छात्रों देख लेते हैं ब्लॉक 3 फॉस्टर्स का। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरा पूरा ब्लॉक ही डॉक्टर फॉस्टर्स का, इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आएगा, तो इससे हम आपको 9 क्वेश्चन बताएँगे जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। देखिए सबसे पहले नोट्स कैसे बनाएँगे इसका, तो क्रिस्टोफर मार्लो का लाइफ स्केच का एक नोट बना लीजिएगा और साथ में ओवरव्यू ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, मतलब नॉवेलिस्ट और नॉवेल, ठीक है? नॉवेलिस्ट के बारे में थोड़ा-सा 50-60 वर्ड और नॉवेल के बारे में 50-60 वर्ड का एक डिस्क्रिप्शन तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन हर क्वेश्चन में चिपकेगा, ठीक है ना? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? रेनेसां एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन एलिज़ाबेथन थिएटर। एलिज़ाबेथन थिएटर, ये जो एज था वो एलिज़ाबेथन एज था, तो उस समय थिएटर में प्ले खेला जाता था, प्ले दिखाया जाता था। तो एलिज़ाबेथन थिएटर मतलब एलिज़ाबेथन ड्रामा आप पकड़ लो, उसमें रेनेसा का इम्प्लीकेशन क्या है ये बताना, रेनेसा क्या है वो बताना, उसका इम्प्लीकेशन बताना, वो कैसे वहाँ पर लागू होता है। दूसरा, मार्लो एज ए ड्रामेटिस्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे 8-10 ड्रामा के बारे में बुक में दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में सारे ड्रामा के बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेना बस हो जाएगा। या फिर हाउ मॉडर्न मैन सॉरी, ये तीसरा क्वेश्चन आपको देगा साइकोलॉजिकल रियलिज्म इन डॉक्टर फॉस्टर। ये बहुत कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतना ये आता नहीं है, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ के जाना, रिस्क क्यों लेना, बस ऐसे ही पढ़ लेना, ज़्यादा इस पर ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छा सा समझिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्का, ठीक है? थीम, मोटिव, एलेगरी, एंडिंग, डॉक्टर फॉस्टर से इतना में खत्म। ठीक है? तो थीम में समझते हैं, थीम का जो क्वेश्चन होगा, थीम्स इन डॉक्टर फास्टस अगर आ गया तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। या इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे रिलेट करके देता है, हाउ मॉडर्न मैन रिलेट टू डॉक्टर फास्टस। एक मॉडर्न मैन जो आज का इंसान है, आज हम और आप जो हैं, डॉक्टर फास्टस से अपने आप को कैसे रिलेट करेंगे? तो उसका मॉरलिटी, उसमें जो थीम्स है उसी के ज़रिए करेंगे, खास तौर से मॉरलिटी जो है। तो इसमें पूरा थीम्स के बारे में लिखना और थीम को आपको ये 6 पॉइंट्स में डेवलप करवाना है, चैट जीपीटी से करवाइए या बुक से पढ़ लीजिए। बुक में भी 6-7 गो पॉइंट दिया हुआ है। उसमें से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने चुना है। देखिए पहला, सिन एंड रिडेम्पशन, ठीक है? सिन और रिडेम्पशन का क्या है? पाप करो, मुक्ति पाओ, ठीक है? और दूसरा प्राइड एंड एरोगेंस, ये सब डॉक्टर फास्टस जो प्ले है इसमें ये सारा थीम है, ठीक है? तीसरा क्या? करप्टिंग इफेक्ट ऑफ पावर, अगर ज़्यादा पावर हो इंसान के पास तो इंसान करप्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है? चौथा क्या है? द स्प्लिट सेल्फ ऑफ मैन, ये बढ़िया से समझिएगा। एक इंसान में कई विभाजन होता है ना? कहते हैं ना कि एक चेहरे में कितने चेहरे छिपे रहते हैं। तो एक इंसान अपने आप में बहुत विभाजित रहता है, डिवाइडेड रहता है, कभी इधर कभी उधर सोचता है। तो इसी तरह कहीं न कहीं डॉक्टर फास्टस का कैरेक्टर भी है, वो भी अपने में सेल्फ डिवाइडेड इंसान है और उस वजह से इस तरह से फँस जाता है। 5वां थीम क्या? नॉलेज वर्सेस विज़डम। डॉक्टर फास्टस को नॉलेज तो बहुत था दोस्त, बहुत नॉलेज था, लेकिन शायद विज़डम नहीं था, इसीलिए वो डिक्लाइन हुआ। उसके बाद क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें डिक्लाइन ऑफ डॉक्टर फास्टस भी कर लीजिएगा, साथ में ही आ जाएगा, इसी थीम के अंदर आता है वो। उसके बाद क्या है? लिमिटेशन ऑफ बीइंग अ ह्यूमन, एक इंसान हो, आपकी लिमिट है। आप सोचोगे हर कुछ कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये डॉक्टर फास्टस का प्ले शो करता है, इसका थीम है, इसको डेवलप कर लेना। ये 6 पॉइंट में कर लीजिएगा, काफ़ी है। 5वां देखते हैं, मोटिव। मोटिव क्या होता है? एक एक हर प्ले में, हर नॉवल में जो है एक मोटिव होता है, एक संकेत होता है, जो कि एक सिंबल की तरह काम करता है, ठीक है? तो मोटिव क्या है? इस प्ले में मैजिक है और सुपरनैचुरलिज़्म है। इस मोटिव को दिखाना है आपको, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई दफ़ा आया है। इसके बाद एलेगरी, एलेगरी क्या होता है? इसको हम कहते हैं सुपर स्टोरी, ठीक है? एलेगरी का मतलब सुपर स्टोरी, मतलब ये जो कहीं न कहीं कोई थॉट से, कोई मॉरल से निकल के ये स्टोरी आप क्रिएट करते हो, तो वो होता है एलेगरी, ठीक है? तो डॉक्टर फास्टस में क्या एलेगरी है? अरे भैया वही अच्छा और बुरा का है, ठीक है? इंसान के दिमाग में अच्छा और बुरा सोच दोनों रहता है। अगर इंसान अपने अच्छे सोच को इम्प्लीमेंट करता है तो सक्सेसफुल होता है, बुरे सोच को इम्प्लीमेंट करता है तो अनसक्सेसफुल होता है या गलत क्रिमिनल बन जाता है, जैसे डॉक्टर फास्टस हुआ। तो अब देखें उसमें गुड एंजल और बैड एंजल का जो एलिमेंट है वो है। तो एलेगरी जब भी आएगा आपको ये वाला करना, और दूसरा ओल्ड मैन और हेलेन वाला जो एपिसोड है उसको लिख देना है। ये दोनों पॉइंट करने से हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है द एंडिंग ऑफ द डॉक्टर फास्टर, डॉक्टर फास्टस का अंत में क्या होता है? वो कैसे मरते समय तड़पता है। ये बहुत
भाव कहानी है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। और लास्ट में जो है देखिए क्या है, आयरनी। ठीक है, डॉक्टर फास्टस में क्या आयरनी है? इतना बड़ा विद्वान, इतना पढ़ा-लिखा, नॉलेज बहुत लेकिन विज़डम कुछ नहीं, ये आयरनी नहीं है तो क्या है? तो देखिए हर क्वेश्चन एक दूसरे से कहीं न कहीं कनेक्टेड रहता है। थोड़ा-सा सोच भाई, हम जानते हैं 12th क्लास से उठ के आया, थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये लिटरेचर का सेक्शन है, यहाँ पर थोड़ा-सा सोचना होगा, थोड़ा-सा डीप थिंकिंग डालना होगा। ठीक है? देखिए डॉक्टर फास्टस एज़ अ मोरालिटी प्ले, मोरालिटी प्ले है। अब मोरालिटी मतलब क्या होता है? मोरल, नैतिकता। इसमें आपको 7 डेडली सिंस के बारे में डिस्कस कर देना है, बस हो गया। इतना ही डॉक्टर फास्टस में पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दैट्स इनफ। तो छात्रों लास्ट ब्लॉक जो है इसको भी देख लेते हैं। इसमें मात्र 8 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लेना, इससे आने का पूरा का 100% चांस है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम पोएट के बारे में या फिर ड्रामेटिस्ट के बारे में नहीं बताया कि शेक्सपियर का बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी आप उसका बना के रखे हो, उसको यहाँ पर आप लगा सकते हो, उसका लाइफ तो यहाँ भी वही चलेगा। ठीक है, एज़ अ ड्रामेटिस्ट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आता नहीं इसलिए छोड़ दीजिए। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन बोल रहे हैं, आराम से देख लो। पहला क्वेश्चन है क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन विचेस एंड मैकबेथ। मैकबेथ और विचेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, बातचीत होता है, शुरू में नहीं, बीच में भी होता है, लास्ट में भी होता है, वो सारे बातचीत का एक नोट्स रेडी करना। अब देखिए इसमें क्या, विचेस का पूरा कैरेक्टर आ जाएगा, मैकबेथ का पूरा कैरेक्टर आ जाएगा। अब दोनों का कैरेक्टर छाँट-छाँट करके आपको अलग से क्वेश्चन आएगा कि विचेस का रोल बताओ मैकबेथ में। मिलेगा, मैच करेगा। उसके बाद आएगा मैकबेथ का कैरेक्टर बताओ, वहीं से निकल के आएगा। तो थोड़ा-सा दिमाग लगाओ दोस्त, थोड़ा-सा द दिमाग लगाओ। मतलब हम कहना चाहते हैं कि रोल ऑफ विचेस और मैकबेथ कैरेक्टर को मिला दिया जाए, तो ये आंसर रेडी हो जाएगा। तो वैसे क्यों नहीं करते हो, वैसे क्यों नहीं सोचते हो? ठीक है, एक क्वेश्चन लिया, उसका आंसर रटा और एग्ज़ाम में आ जाना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, आपको पूरा समझना होगा। देखिए, अच्छा मैकबेथ का कैरेक्टर को कैसे घुमा करके देता है, आप लोग बोलते हो ना घुमा के देता है, देखिए 3 तरह से घुमाया है, सुनिए। पहला, ब्रिंग आउट द आइडिया ऑफ वायलेंस एंड इट्स रिलेशन टू द स्टेट। स्टेट माने राज्य। वायलेंस का जो आइडिया है और स्टेट से इसका क्या रिलेशन है? स्टेट क्या है? स्टेट इज द सोर्स ऑफ पावर, और जहां भी पावर रहेगा वहां पर वायलेंस होगा, क्योंकि हर कोई पावरफुल बनना चाहता है, एक स्ट्रगल होगा। ठीक है, हर कोई पावरफुल। और मैकबेथ ने ऐसा क्यों किया, या लेडी मैकबेथ ने उनको इंस्पायर क्यों किया ऐसा करने के लिए? क्योंकि बस पावर चाहिए था। ठीक है, तो पावर, स्टेट जहां है वहां पावर है, सत्ता है तो पावर है, पावर के लिए वायलेंस होता है। तो ये किसके, इस इसमें तो मैकबेथ का कैरेक्टर ही लिखना है, और लिखना क्या है। ठीक है? उसके बाद क्या, इज़ मैकबेथ अ विक्टिम ऑफ हिज ओन कैरेक्टर? डिस्कस करिए। क्या मैकबेथ है अपने खुद के कैरेक्टर का विक्टिम है? वो जैसा कैरेक्टर था, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी तो बात है भाई। मैकबेथ के साथ भी वैसे ही कुछ है। तो यहाँ पर आपको यही समझना है, मैकबेथ का पूरा कैरेक्टर करना है, और उससे क्वेश्चन किसी तरह घुमाएँ, आपको हिंट लग रहा है कि मैकबेथ का कैरेक्टर ये है, धर के लिख दो। ठीक है? चौथा क्वेश्चन देखिए क्या, कैरेक्टर ऑफ लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर कर लेना भाई, ये आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन को डुप्लीकेट कर सकता है, क्या चीज़ और में दे सकता है, लेडी मैकबेथ एज़ द 4th विच। ठीक है? ये 3 विचेस तो थी ही, चौथा विच यही है। आप ऐसा समझ लो, क्योंकि वो 3 विचेस भी क्या करती है, मैकबेथ को इंस्पायर करती है वायलेंस के लिए, और ये चौथी है, ये भी वही करती है, बीवी भी साथ नहीं देती है। अब इसके साथ में क्या करना है, 3 ठो सीन पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? 3 ठो सीन, बस पूरा ड्रामा से मात्र सीन। पहला कौन? द स्लीप वॉकिंग सीन, जहाँ पर लेडी मैकबेथ नींद में चलती है। दूसरा पॉटर सीन, मर्डर के तुरंत बाद जो पॉटर आता है और बैंको वहाँ आता है, वो सीन बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है द बैंक्वेट सीन, जहाँ पर बैंको को बैंक्वेट के लिए बुलाया जाता है, भोज के लिए बुलाया जाता है, और रास्ता में उसको मरवाने का प्लान रहता है। वो ये 3 सीन कर लेना, 3 सीन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका सीन चेंज कर देगा। और 8 नंबर क्वेश्चन जो है, ये थोड़ा-सा टफ हो सकता है, बट पढ़ लेना, अगर आया समझ में तो ठीक है, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। मैकबेथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्क्सिज्म, ठीक है ना? मार्क्सिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकबेथ को इंटरप्रेट करना है। अगर ये होता है बच्चा तो करना, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, 7 काफ़ी है, इतना करके जाओ। बाकी ऑल द बेस्ट।